सॉइल्स एंड मिनरल्स की, यानी कि मिट्टी और खनिज पदार्थ जो जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद है उनके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे सॉइल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू व कश्मीर की मिट्टी के बारे में। तो सॉइल क्या होती है? सॉइल दोस्तों पहले ये देखेंगे, हमने बहुत बार सुना है, डिफाइन इसको जो है वो कर लेते हैं। सॉइल्स आर कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स, किस चीज का? ये एक जिसे हम कहते हैं जटिल मिश्रण है, लेकिन किस किस चीज का मिश्रण है, किस किस चीज का ये मिक्सचर जो है इसे कहा जाता है? मिनरल्स, वाटर, एयर, ऑर्गेनिक मैटर एंड काउंटलेस ऑर्गेनिजम्स दैट आर डिकेइंग। क्या होता है दोस्तों, मिट्टी किस चीज से बनती है? मिट्टी के अंदर सबसे पहले तो कुछ मिनरल्स होते हैं, वाटर, एयर होती है, ऑर्गेनिक मैटर होता है और काउंटलेस ऑर्गेनिजम्स। दोस्तों काउंटलेस ऑर्गेनिजम्स में जानवर, पक्षी, इंसेक्ट, पेड़, ये सब चीजें जब सड़ जाती हैं, गल जाती हैं, मर जाती है, तो ये मिट्टी में जाकर के जो है वो मिल जाती है। इवन के इंसान भी, अगर इंसानों को दफनाया जाता है तो वो भी मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं। अगर उन्हें जलाया जाता है तो तब भी उनके शरीर का जो हिस्सा है वो राख बन करके वापस मिट्टी में चला जाता है। तो कहते हैं कि भैया मिनरल, वाटर, एयर के अलावा काउंटलेस ऑर्गेनिजम्स दैट आर डिकेइंग एंड वर वंस दी लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि अनगिनत ऐसे प्राणी जो कभी जीवित थे, आज वो मिट्टी के साथ में मिले हुए हैं और मिट्टी के कॉम्पोजिशन का पार्ट है। इट इज रिगार्डेड एज द स्किन ऑफ अर्थ। दोस्तों जैसे एक इंसान के लिए चमड़ी होती है, त्वचा होती है, उसी तरीके से पृथ्वी की चमड़ी, पृथ्वी की त्वचा जो है वो सॉइल को, मिट्टी को जो है वो समझा जाता है। इट प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड प्रोवाइड्स लाइफ ऑन अर्थ। दोस्तों अगर सॉइल नहीं होती तो भैया जी पेड़ पौधे जो हैं वो धरती पे कभी उग नहीं पाते, और अगर पेड़ पौधे नहीं उग पाते तो लाइफ, मानव जीवन या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी जीवित प्राणी का इस धरती पे जो है वो जीवित रह पाना असंभव हो जाता। यानी कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सॉइल का इस अर्थ के ऊपर, तभी जाकर के लाइफ जो है वो पॉसिबल होती है। दोस्तों अलग अलग प्रकार की मिट्टी, अलग अलग प्रकार की सॉइल जो है वो देखने को मिलती है। इसी सॉइल के, इसी मिट्टी की अलग अलग क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, यानी कि किस क्षेत्र में, किस इलाके में किस प्रकार की मिट्टी जो है वो पाई जाती है, उस आधार पर इसका वर्गीकरण जो है वो किया जाता है। पहले वो देखेंगे। सबसे पहले आती है ब्राउन अर्थ सॉइल और ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल, यानी कि भूरे रंग की मिट्टी और भूरी वन मिट्टी भी जिसे कहा जाता है। तो ब्राउन अर्थ सॉइल या ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल जो है वो एक ही तरह की मिट्टी है। ये कहां कहां मिलती है? तो दिस सॉइल, ब्राउन अर्थ सॉइल, इज फाउंड इन द पार्ट्स ऑफ कठुआ, उधमपुर, डोडा, पुंछ, राजौरी, बारामूला एंड अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू व कश्मीर के कुछ प्रमुख जिले जैसे कि कठुआ, उधमपुर, डोडा, पुंछ, राजौरी, बारामूला, अनंतनाग आदि में ये पाई जाती है। द कलर ऑफ दिस सॉइल इज डार्क ब्राउन। भैया बड़ी जाहिर सी बात है, जब सॉइल का नाम ही ब्राउन अर्थ सॉइल है या ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल है तो कलर जो है वो ब्राउन ही होगा इसका। दिस सॉइल आर सिल्ट लोम टू क्ले इन टेक्सचर एंड फाइन ग्रेनुअल इन स्ट्रक्चर, यानी कि ये बारीक दाना नुमा इसका स्ट्रक्चर जो है वो रहता है। जिस तरीके से फाइन टेक्सचर हम कहते हैं, अगर इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखा जाए तो दाने दानेदार मिट्टी ये जो है वो होती है। किस मिट्टी की हम लोग बात कर रहे हैं? हम कर रहे हैं ब्राउन अर्थ सॉइल या ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल। द सॉइल कंटेन्स ऑर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन एंड कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट्स एंड ऑल्सो हैव सम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इसके अंदर जो है कार्बन मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, और इसके अंदर जल को, पानी को होल्ड करने की, जल को धारण करने की क्षमता जो है वो मौजूद होती है। इट इज आइडियली सिचुएटेड, इट इज आइडियली सूटेड फॉर सेफ्लॉर क्रॉप। दोस्तों सेफ्लॉर जो है उसको जो है उसकी खेती के लिए ये इंपॉर्टेंट होती है। बट crops like maize, wheat, fruits like cherry, pear and apple are grown in this soil. तो भैया जी ये कुसुम का जो फल होता है उसको उगाने में, उस कुसुम फल की खेती के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है जी। इसके अलावा इसके अंदर मेज, मक्का, गेहूं, ये क्रॉप्स जो है वो उगती है। और अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो भैया चेरी हो गई, नाशपाती हो गई, सेब हो गया, उन सब के लिए ये आइडियल है। ये बिल्कुल ही जिसे हम कहते हैं एक उपयुक्त मिट्टी है, अगर हमको मक्का, गेहूं या फिर फलों में नाशपाती, चेरी या एप्पल जैसे फल जो है वो उगाने हो। तो ये है हमारी ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल। दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं सेकंड टाइप ऑफ सॉइल जो है वो है डिग्रेडेड और ग्रे ब्राउन पॉडजोलिक सॉइल।
अब ये भूरे रंग की पॉडजोलिक सॉइल जो है वो क्या है? दीज सॉइल्स आर फाउंड इन दी पार्ट्स ऑफ भदरवा, पुंछ, गुलमर्ग, रामनगर, पहलगाम रीजन ऑफ द स्टेट। तो भैया ये भदरवा, पुंछ, गुलमर्ग, रामनगर, पहलगाम जैसे इलाकों में पाई जाती है। ग्रे टू ब्राउन, हल्का सा भूरा रंग इसका जो है वो होता है। द टेक्सचर ऑफ दिस सॉइल आर लोम टू क्ले एट सरफेस एंड क्ले टू लोम एट सब सरफेस लेवल्स, यानी कि इस मिट्टी की जो बनावट है वो सरफेस टू सरफेस डिफर करती है। बिल्कुल जब सतह पर होती है ये, तो ये लोमी टू क्ले जो है वो होती है, लेकिन जैसे ही सब सरफेस यानी कि एक दो लेयर्स हम नीचे जाते हैं तो इसका जो टेक्सचर है वो बदल जाता है। The soil has fine granular well developed angular block structure, these are acidic in reaction। तो भैया जी ये मिट्टी जो है वो बारीक कोणीय ब्लॉक संरचना की होती है, यानी कि ट्राई एंगुलर स्ट्रक्चर इसका अगर इसको हम देखें तो छोटे छोटे ग्रेनुल्स जो कि एंगुलर स्ट्रक्चर में होते हैं वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और एसिडिक होती है ये सॉइल। कौन सी हम बात कर रहे हैं? ब्राउन पॉडजोलिक सॉइल की। ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं दोस्तों रेड एंड येलो पॉडजोलिक सॉइल। पहले हमने ब्राउन पॉडजोलिक सॉइल की बात करी, अब एक और प्रकार की मिट्टी जो है वो पाई जाती है जिसे हम कहते हैं रेड एंड येलो पॉडजोलिक सॉइल। The soils are mainly found in the parts of Udhampur, Kathua, Rajouri, Punch district of state. The soils are red to yellow in color। तो यानी कि इसका लाल से पीले रंग की जो है वो मिट्टी होती है। The soil has coarse texture and a water holding capacity of 40%। 40% पानी जो है उसको ये धारण कर सकती है। जितना पानी इसके ऊपर डाला जाएगा उसमें से 40% पानी को ये है होल्ड कर लेती है। ठीक है जी। अगली है दोस्तों हमारी हिल और माउंटेन फॉरेस्ट सॉइल। अब ये हिल और माउंटेन फॉरेस्ट सॉइल के अगेन ये भी रेड और येलो कलर की होती है। सैंडी लोमी टू लोमी इन टेक्सचर होती है एंड फाइनली ग्रेनुअल स्ट्रक्चर, बिल्कुल छोटे छोटे दानेदार इसकी संरचना जो है वो होती है। द सॉइल्स और मॉडरेटली एल्कलाइन एंड कैलकेरस, इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट जो है वो मौजूद रहता है, जिस वजह से इसे कैलसेरस या कैलकेरस जो है वो कहा जाता है। These soils have some water holding capacity. Crops like coffee, tea, wheat, maize, barley, etc. are grown in this soil। इस मिट्टी में जो है वो कॉफी, चाय, गेहूं, मक्का आदि जैसी फल जो है वो उग सकते हैं। माउंटेन मीडो सॉइल, पहाड़ी मैदानी मिट्टी। These soils are found in गुलमर्ग, पहलगाम, गुरेज, बारामूला, लोलाब, सोनागढ़, सोनमर्ग एंड चांगथांग रीजन। दोस्तों मिट्टी के नाम से हम देखते हैं माउंटेन मीडो सॉइल, यानी कि पहाड़ों के अंदर जो मैदानी इलाके हैं वहां पर इस तरीके की मिट्टी जो है वो मिलती है। द टेक्सचर ऑफ दिस सॉइल्स आर सैंडी लोमी टू क्ले लोमी, यानी कि जो है ये दो टाइप का इसका टेक्सचर रहता है। सैंडी लोमी रेतीली मिट्टी हो सकती है या फिर चिकनी मिट्टी, क्लेई टेक्सचर इसका जो है वो रहता है। दी सॉइल्स आर अल्कलाइन इन नेचर एंड हैव हाई ऑर्गेनिक कार्बन। ये जो है ये एल्कलाइन जो है अपने नेचर में बेसिक जो है वो रहता है नेचर में, और इसके अंदर हाई ऑर्गेनिक कार्बन, उच्च कार्बन जो है ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो इसके अंदर मौजूद है। उसके बाद आती है दोस्तों लिथोसोल्स। अब ये लिथोसोल्स कहाँ है ये भी देख लेते हैं। द सॉइल्स आर मेनली फाउंड ऑन द स्टीप स्लोप्स इन द फुट हिल्स अप टू 400 to 600 meters एट अ हाइट इन फाउंड इन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू, उधमपुर, कठुआ, राजौरी एंड पुंछ डिस्ट्रिक्ट। तो भैया ये फुट हिल्स जिसे हम कहते हैं, पहाड़ों की जहां पर ढलान शुरू होती है, तलहटी जिसे हम कहते हैं, वहां पर इस प्रकार की मिट्टी जो है वो मिलती है। तो ये जम्मू, उधमपुर, कठुआ, राजौरी, पुंछ आदि में पाई जाती है। अ ग्रेवली लोम टू ग्रेवली सिल्ट लोम इन टेक्सचर। Soils have high organic carbon content and low water holding capacity। इसके अंदर ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो ज्यादा मौजूद होता है, लेकिन ये ज्यादा जल को धारण करने की क्षमता नहीं रखती है। यहाँ पे कौन कौन सी क्रॉप्स उगती हैं? राइस, शुगर केन एटसेट्रा आर ग्रोन इन दिस सॉइल। तो चावल हो गए, शुगर केन हो गया, वो इस मिट्टी में जो है वो ज्यादा पाए जाते हैं। फिर आती है सेलाइन एल्कली सॉइल्स। द सॉइल्स आर मेनली फाउंड इन एलुवियल बेल्ट ऑफ जम्मू, रणबीर सिंहपुरा, बिश्नाह तहसील। दोस्तों जम्मू का आरएसपुरा, बिश्नाह तहसील जो है वहां पर ये मिट्टी हमको देखने को मिलती है। कठुआ जिला में रामकोट आदि के इलाके में ये मिलती है, और चांगथांग एरिया, लद्दाख क्षेत्र का चांगथांग इलाका, वहां पर हमको ये मिट्टी जो है वो देखने को मिलती है। क्रॉप्स लाइक शुगर केन, मस्टर्ड, राइस, मेज, रेड ग्राम, ग्रीन ग्राम, सनफ्लावर, लाइन सीड एटसेट्रा आर ग्रोन इन दिस सॉइल। यानी कि ऑलमोस्ट मैक्सिमम क्रॉप्स जो है उसके अंदर सेलाइन एल्कली सॉइल के अंदर जो है वो उग सकती है। फिर आती है दोस्तों एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी जिसे कहते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल फॉर्म ऑफ सॉइल जो है ये कही जाती है। द सॉइल्स आर फाउंड इन द प्लेन्स ऑफ कठुआ, राजौरी, जम्मू, पुंछ, उधमपुर वैली
वैली ऑफ कश्मीर, सिंध एंड लद्दाख सब डिविजन। तो दोस्तों ये जो है ये इन इलाकों में पाई जाती है, प्लेन इलाकों में, जहां पर दोस्तों एलुवियल सॉइल जो है वो हमेशा नदियों के साथ में जो न्यूट्रिएंट्स बह करके आते हैं उनसे बनती है। तो हमेशा ये प्लेन इलाकों में जहां करीब से कोई नदी गुजरती हो वहां ये एलुवियल सॉइल जो है वो मिलती है। दी सॉइल्स आर रेडिश ब्राउन इन कलर, हल्के भूरे रंग की ये जो मिट्टी होती है, एलुवियल सॉइल होती है। द सॉइल्स आर डिवाइडेड इनटू ओल्ड एंड न्यू एलुवियल्स। The old alluvial soils contain high amount of calcium carbonate and are slightly moderately alkaline। तो दोस्तों क्या होता है कि एलुवियल सॉइल जो है वो न्यूट्रिएंट्स से बनती है जो कि पानी के द्वारा, नदियों के द्वारा लाए जाते हैं। तो जैसे जैसे नदियां आती जाती हैं साथ साथ न्यूट्रिएंट्स जो है वो लाती जाती हैं। तो फिर आप समझ रहे हैं कि हर बार नदी जब फ्लो करती है तो उसके न्यूट्रिएंट्स ड्रॉप होते हैं जिससे एलुवियल सॉइल बनती है। इस वजह से ओल्ड और न्यू, जो रिसेंटली न्यूट्रिएंट्स ड्रॉप हुए वो न्यू एलुवियल सॉइल बनाएंगे, बल्कि नीचे जैसे हम जाते जाएंगे तो ओल्ड एलुवियल सॉइल जो है वो बन जाएगी। तो इसके अंदर क्रॉप्स लाइक व्हीट, राइस, बार्ले, मेज, बाजरा, ज्वार एटसेट्रा कैन बी ग्रोन इन एलुवियल सॉइल। दोस्तों ये तो थी हमने क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एरियाज की, भैया कौन से इलाके में कौन सी मिट्टी जो है वो पाई जाती है। अब हम देखते हैं कि कहां पर किस प्रकार की मिट्टी है एज ऑन द क्लासिफिकेशन एज पर एग्रीकल्चर, यानी कि किस इलाके में किस कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी जो है वो पाई जाती है, या फिर इस तरीके से समझे कि भैया किस मिट्टी में किस तरीके का एग्रीकल्चर जो है वो देखने को मिलता है। सबसे पहले आती है दोस्तों पीट सॉइल, पीटी सॉइल भी जिसे हम कहते हैं। द सॉइल्स आर फाउंड नियर द बैंक्स ऑफ झेलम रिवर इन द रीजन ऑफ वूलर, मंसबल एंड अंचार लेक्स। दोस्तों हमने लास्ट लेक्चर में जब लेक्स पढ़ी थी तो ये तीनों लेक्स हमने पढ़ी थी, वूलर, मंसबल, अंचार लेक जो है उनके आसपास ये रिच पीटी सॉइल इज फाउंड, लोकली नोन एज नाम्बल। याद रखिएगा दोस्तों, इस पीटी सॉइल को स्थानीय भाषा में नाम्बल के रूप में जाना जाता है। द सॉइल्स आर डार्क ब्राउन टू ब्लैक इन कलर, तो हल्के भूरे रंग से लेकर के काले रंग की ये मिट्टी जो है वो होती है। काले रंग की मिट्टी का साफ साफ मतलब है हाई ऑर्गेनिक कंटेंट। In the years of normal rainfall and moderate snowfall, Nambal soils give yield of rapeseed, mustard, maize, oats, pulses and fodder। ऐसे समय में जहां पर जब मानसून ये रेनफॉल या स्नोफॉल जो है वो नॉर्मल रहता है, उस समय में मेज, ओट आदि फसलों को जो है इस मिट्टी में, इस पीट सॉइल में उगाया जाता है। फिर आती है दोस्तों माउंटेनियस सॉइल, पहाड़ी मिट्टी। दीज सॉइल्स आर फाउंड इन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स। भैया माउंटेनियस सॉइल है तो पहाड़ों पे ही मिलेगी। एंड रिक्लेम्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट। दोस्तों ये क्या होता है कि ये पहाड़ों की जो स्लोप्स होती हैं, ढलानों पर पाई जाती है और वापस ही नीचे जंगलों की ओर जो है वो देखने को मिलती है। इट इज लोकली नोन एज तंद सॉइल। याद रखिएगा तंद सॉइल के नाम से इसको जाना जाता है। द कलर ऑफ दिस सॉइल इज स्नोई व्हाइट। जहां पर बर्फ पड़ती है वहां पे ये सफेद रंग की हो जाती है, स्नोई एरियाज में ये सफेद रंग की होती है, डेजर्ट इलाके में ये पेल ब्राउन होती है। यानी कि जहां पर बारिश कम होती है वहां हल्का भूरा रंग होगा इस मिट्टी का, इस माउंटेनियस सॉइल का, लेकिन जहां पर बर्फबारी जो है होती है वहां पे सफेद रंग की ये देखने को मिलेगी। द सॉइल्स आर मोस्टली सिल्टी एंड क्ले, यानी कि ज्यादातर सिल्ट और चिकनी ये मिट्टी रहती है। दिस सॉइल्स आर रिच इन ह्यूमस, इसके अंदर ह्यूमस की मात्रा जो है वो काफी ज्यादा होती है। द सॉइल्स आर स्लाइटली एसिडिक एंड आर फर्टाइल, हल्की सी एसिडिक और ये फर्टाइल मिट्टी जो है वो होती है। इसके अंदर जो है वो मेज, पल्सेस एंड फोडर जैसी क्रॉप्स जो है वो उगाई जाती है। फिर आती है दोस्तों एल्कलाइन सॉइल्स। The soils are formed when the land lose its fertility and develop alkaline formations due to excessive irrigation। दोस्तों आपने सुना होगा कि एक्सेसिव इरिगेशन से कई बार मिट्टी जो है वो एल्केलाइन नेचर में आ जाती है और अपनी जो फर्टिलिटी है उसको खो देती है। इस वजह से एक्सेसिव इरिगेशन जो है वो अवॉइड की जाती है। तो ज्यादा इरिगेशन के कारण कई बार मिट्टी जो है वो अपनी फर्टिलिटी खो देती है और वो एल्कलाइन इन नेचर हो जाती है। इस तरह की मिट्टी को जो है वो एल्कलाइन सॉइल कहा जाता है। द सॉइल इज ऑल्सो नोन एज जेबल जमीन, जेबल जमीन के नाम से जाना जाता है। इसको याद रखिएगा, जेबल जमीन अगर टर्म आता है तो याद रखिएगा एल्केलाइन सॉइल जो है उसके लिए ये टर्म इस्तेमाल किया जाता है, जेबल जमीन। ठीक है जी। The soils have sodium carbonate content। दोस्तों एल्केलाइन है तो भैया सोडियम कार्बोनेट का कंटेंट इसमें ज्यादा रहेगा। Soils are unproductive from the agriculture point of view unless specially treated with gypsum, water and manures। तो भैया जी मैंने आपको बताया कि ये तभी बनती है जब इस सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। तो फर्टिलिटी कम होने पे वो एल्कलाइन बन रही है तो उसके ऊपर फिर कुछ उगाना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उसने अपनी फर्टिलिटी जो है वो खो दी है। उसको वापस इस्तेमाल के लायक बनाने के लिए हमें उसमें काफी सारा जिप्सम, पानी, खाद आदि का उपयोग करना पड़ता है सो दैट उसकी फर्टिलिटी को जो है वो वापस लाया जा सके।
फिर आती है दोस्तों करेवा सॉइल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द सॉइल्स आर फाउंड मेनली इन शोपियां, बड़गाम, कुलगाम, काजीगुंड, तानमर्ग, गुलमर्ग, बारामूला, लेथपुरा, चंदारा, पामपोर, बिजबेरा, इस्लामाबाद, मतन, तराल एंड गांधरबल। तो दोस्तों कश्मीर घाटी के अंदर ये करेवा सॉइल जो है पाई जाती है। द कलर ऑफ दिस सॉइल वेरी फ्रॉम लाइट एंड रेड कलर टू डार्क ब्लैक सॉइल। तो हल्के लाल रंग से लेकर के काले रंग की ये मिट्टी जो है इसका रंग हो सकता है। द सॉइल्स आर कंपोज्ड ऑफ सिल्ट एंड आर पुअर इन कंपैरिजन टू वैली सॉइल्स। तो दोस्तों ये मिट्टी जो है ये सिल्ट से जो है वो मिलती जुलती होती है, और इसको अगर कंपेयर किया जाए घाटी की दूसरी प्रकार की मिट्टी से तो भैया जी इसके अंदर जो है वो फर्टिलिटी थोड़ी सी कम होती है। द फाइनर वेराइटी ऑफ करेवाज आर फाउंड इन सेंट्रल पार्ट ऑफ कश्मीर वैली। तो जो करेवा की सबसे फाइनेस्ट क्वालिटी है वो कश्मीर वैली के मध्य में कहीं पे पाई जाती है। द सॉइल्स आर इकोनॉमिकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोइंग कमर्शियल कैश क्रॉप्स लाइक आमंड, एप्पल, वॉलनट, पीचेस, चेरी, प्लम अलॉन्ग विद ऑर्चर्ड्स ऑफ सैफरन बर्ड्स। दोस्तों एग्जाम के अंदर यूपीएससी में पूछा जा चुका है कि करेवाज सॉइल इज रिलेटेड टू, तो भैया कश्मीर के अंदर केसर जो है वो विश्व कुख्यात है। कश्मीर का केसर जो है उसे जीआई टैग भी मिल चुका है। सैफरन जो है, तो भैया जितनी भी कैश क्रॉप्स होती हैं जैसे कि बादाम, सेब, अखरोट, चेरी, प्लम, और इसके अलावा केसर जो है वो इस करेवा सॉइल में जो है वो उगती है। द पाम्पोर करेवा सॉइल इज फेमस फॉर इट्स सैफरन कल्टीवेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो भैया पाम्पोर में जो करेवा सॉइल है वो विश्व भर में अपनी इस केसर की खेती के लिए जो है वो विश्व प्रसिद्ध है। फिर आती है दोस्तों क्लेई सॉइल, चिकनी मिट्टी जिसे हम कहते हैं। द सॉइल्स आर फाउंड इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ झेलम। भैया क्लेई सॉइल कब होती है? जब पानी की मिट्टी के अंदर पानी की मात्रा ज्यादा होती है। तो फ्लड प्लेन्स जहां पर बार बार बाढ़ जो है जिस इलाके को बाढ़ का सामना करना पड़ता है वहां पे सॉइल जो है वो क्लेई होती है। तो झेलम नदी के जो फ्लड प्लेन्स है वहां पर ये पाई जाती है। सर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीनगर सिटी गेट सिल्ट डेपोजिशन एवरी ईयर। तो भैया झेलम नदी के जो फ्लड प्लेन्स है, जब नदी के अंदर जल स्तर बढ़ता है तो आसपास के इलाके जो उस नदी की जलधारा के चपेट में आते हैं वहां पर जो है इस तरीके की मिट्टी जो है वो पाई जाती है। द सॉइल्स आर लोकली नोन एज गुर्ती। स्थानीय रूप में इसको गुर्ती के नाम से जाना जाता है इस क्लेई सॉइल को। द टेक्सचर ऑफ दिस सॉइल इज क्लेई लूम। तो भैया चिकनी मिट्टी जिसे हम कहते हैं वो रहती है ये। द सॉइल्स ऑफ हैव हाई परसेंटेज ऑफ क्ले एंड सिल्ट। इट हैज हाई वाटर रेनिंग कैपेसिटी, दस इन नॉन रेनी सीजन इट कैन बी यूज्ड फॉर कल्टीवेशन। तो भैया जी इसके अंदर काफी ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, काफी ज्यादा पानी को ये अपने अंदर धारण कर सकती है। इस वजह से इसका उपयोग उसी वक्त किया जाता है जब बारिश ना पड़ रही हो। क्योंकि आप मान लीजिए इस मिट्टी के अंदर आपने जो है कोई फसल बीज दी, उधर से बारिश हो गई तो बहुत लंबे समय तक ये मिट्टी जो है ये पानी को अपने अंदर रिटेन करके रखेगी, जिस वजह से फसल जो है वो नहीं हो पाएगी। तो इसके अंदर फसल जो है वो उसी सीजन में होती है जब बारिशें जो है वो कम होती हैं। बट ड्यूरिंग हैवी रेन्स द सॉइल गेट्स कॉम्पैक्टेड एंड अचीव अ शेप ऑफ हार्ड केक्स। तो जैसे ही बारिश होती है तो ये बिल्कुल जैसे हम बड़े बड़े कठोर पीस बन जाते हैं इस मिट्टी के, जिनमें के हल चलाना और जिनको प्लो करना, जिनकी जुताई जो है वो मुश्किल हो जाती है। ये क्लेई सॉइल की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद आती है दोस्तों लोमी सॉइल, दोमट मिट्टी। तो ये लोमी सॉइल जो है ये ऑलमोस्ट आपने नोटिस किया होगा हर एक टाइप ऑफ सॉइल में इस लोमी सॉइल का थोड़ा सा टेक्सचर जो है वो रहता है। द सॉइल्स आर फाउंड ऑन द राइट बैंक ऑफ झेलम अबव द लेवल ऑफ फ्लड प्लेन्स। मैंने आपको बताया कि झेलम नदी के बिल्कुल बराबर में फ्लड प्लेन्स जो है जहां पे क्लेई सॉइल होती है, उन फ्लड प्लेन से थोड़ा सा हम ऊपर की ओर जाएं तो यहाँ पर हमको जो है वो लोमी सॉइल मिलती है। द सॉइल्स आर लोकली नोन एज बाहिल। दोस्तों ये लोकल नेम्स शायद कभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा कोशिश कीजिएगा इनको नोट बना के अपने पास रखने की। जो लोमी सॉइल है इसको बाहिल के नाम से जाना जाता है। दिस सॉइल्स आर डार्क ब्राउन टू ब्लैक इन कलर। तो भूरे रंग से लेकर काले रंग की ये होती हैं। तो दोस्तों ये कुछ कुख्यात टाइप्स ऑफ सॉइल है, ये वर्गीकरण था अलग अलग प्रकार की मिट्टी का जो जम्मू कश्मीर के अंदर पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों मिनरल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अंदर जो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं उनके बारे में हम बात करें। दोस्तों यहाँ आप देख पा रहे होंगे कोल, जिप्सम, सफायर, लाइमस्टोन, बोरैक्स, कॉपर और आयरन और यूरेनियम, ऑक्रे, ये इस तरीके के मिनरल्स जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर पाए जाते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं कि कौन सा मिनरल जो है वो हमें कहाँ मिलेगा और किस काम में वो मिनरल जो है वो आता है। तो ये जो कोल है ये मिलता है मेटका, मोगला, बरियाल, कोटला कोल माइंस ऑफ राजौरी एंड उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। कालाकोट कोल्ड फील्ड्स फेमस फॉर गुड क्वालिटी कोल इन राजौरी। तो राजौरी के अंदर कोल जो है, राजौरी डिस्ट्रिक्ट हो गया, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट हो गया, वहां पे कोयला जो है वो मिलता है। कोयला इट इज यूज्ड इन ब्रिक किल्स। तो भैया जी ईंट का जो भट्टा होता है उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। सीमेंट प्लांट्स में, मैन्युफैक्चर ऑफ बैटरी कवर्स एंड एज अ फ्यूल। तो
कोयले का, कोल का जो है सबसे ज्यादा उपयोग एक ईंधन के रूप में किया जाता है, चाहे वो ईंटों के भट्टे हो, चाहे वो सीमेंट प्लांट हो, या फिर बैटरीज जहां पे बनती है वहां पे कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद सेकेंड मिनरल की बात करते हैं, जिप्सम। तो बारामूला डिस्ट्रिक्ट के अंदर, रामबन डिस्ट्रिक्ट के अंदर, डोडा और कठुआ जिले के अंदर ये जिप्सम जो है वो पाया जाता है। इससे हम जानते हैं दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी जिसे कहते हैं, वो बनता है। सीमेंट इसके साथ में बनता है, जिप्सम बोर्ड बनते हैं, और इवन दवाई बनाने वाली कंपनियां भी इसका इस्तेमाल जो है वो करती हैं। फिर आता है दोस्तों सफायर। सफायर जो है वो डोडा जिले में पाया जाता है। इसका सीधा सीधा इस्तेमाल जो है वो ज्वेलरी के अंदर आभूषण बनाने में सफायर जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। लाइमस्टोन है, ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कश्मीर वैली, कश्मीर घाटी के सभी जिलों में लाइमस्टोन मिलता है। उसके अलावा कठुआ, उधमपुर, राजौरी, पुंछ, कारगिल और लेह ऐसे इलाके हैं जहां पर लाइमस्टोन पाया जाता है। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है। बोरैक्स है, पूगा वैली लेह, यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, सिरामिक्स, ग्लास एटसेट्रा। तो बोरैक्स जो है वो सिरामिक के जो बर्तन वगैरह है और शीशा बनाने में काम आता है। कॉपर ओर है, सुंबर ऑफ अनंतनाग, लश्ताई, बारामूला और गांदरबल डोट आदि डिस्ट्रिक्ट्स में ये पाया जाता है। अगेन यूज्ड इन मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, खाना बनाने के बर्तन के लिए कॉपर का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। आयरन ओर दोस्तों, शारदा, करना इन कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, खेरा इन हंदवाड़ा, उड़ी तहसील, सोपोर एंड लोलाब वैली, यानी कि ज्यादातर कश्मीर घाटी के अंदर ये पाया जाता है। प्रोडक्शन ऑफ आयरन, आयरन जो है इस आयरन ओर से बनाया जाता है। फिर आता है दोस्तों यूरेनियम। लद्दाख के अंदर यूरेनियम जो है वो मौजूद है और ईंधन के रूप में आप जानते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इसका ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों ओकरे। ओकरे जो है इट इज फाउंड इन बारामूला। तो बारामूला जिले में ये पाया जाता है। पेंट एटसेट्रा, पेंट और वार्निश या पॉलिश बनाने के काम आता है ये ओकरे। ये कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स है। कुछ और खनिजों की हम बात कर लेते हैं। ग्रेफाइट है दोस्तों, ये जो है कश्मीर रीजन के बारामूला डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। पेंसिल, लेड पेंसिल जो है वो बनाने के काम आता है। सल्फर है, पूगा वैली, ले डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। पिगमेंट्स और फार्मास्यूटिकल्स के काम आता है। फ्यूलर्स अर्थ बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है और इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। तो साबुन बनाने के ये काम आता है। मार्बल जो है वो कुपवाड़ा, कारगिल और लेह में जो है वो मिलता है ज्यादा मात्रा में, लेकिन थोड़ी मात्रा में मार्बल जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर मिलता है। स्लेट, स्लेट जो है ये पुंछ, कठुआ, डोडा, बारामूला क्षेत्र में मिलती है और आप जानते हैं स्लेट से बिल्डिंग मटेरियल जो है वो बनता है। मार्बल जो है वो घरों में लगाने के या बिल्डिंग्स को खूबसूरत बनाने के लिए पत्थर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लिग्नाइट दोस्तों, ये एक इंफीरियर क्वालिटी का कोल होता है। तो ये जो है ये कश्मीर में लोलाब घाटी में मिलता है। इसको भी कोल की तरह ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेनाइट जो है ये भी कारगिल, लेह, गांदरबल, पुंछ, डोडा आदि में मिलता है और मार्बल की तरह इसे भी डेकोरेटिव बिल्डिंग को खूबसूरत बनाने में, डेकोरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बॉक्साइट है, उधमपुर और रामबन डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। बॉक्साइट जो है ये एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स में काम आता है और एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। क्वार्ट्जाइट है दोस्तों, ये अनंतनाग, बारामूला, कुपवाड़ा में मिलता है। आईटी सेक्टर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के संबंध में, मैन्युफैक्चरिंग में ये क्वार्ट्जाइट जो है वो काम आता है। डोलमाइट है, डोलमाइट जो है वो राजौरी, उधमपुर, रियासी में मिलता है। चाइना क्ले जो है वो डोडा और उधमपुर में मिलती है। सिरामिक और पॉटरी, बर्तन बनाने के काम आता है। गोकी है जो कि ज्वेलरी में काम आता है। माइका है और माइका जो है वो हमारा मिलता है डोडा, रामबन और रियासी में। और पेंट्स के अंदर इसका इस्तेमाल जो है वो होता है। और गोल्ड जो है, गोल्ड कारगिल, लेह और सोनमर्ग आदि इलाकों में मिलता है। ज्यादा मात्रा में नहीं, हल्की मात्रा में गोल्ड जो है वहां मिलता है और ज्वेलरी बनाने के काम ये आता है। दोस्तों माइका, गोल्ड, चाइना क्ले, डोलमाइट, क्वार्ट्जाइट, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, लिग्नाइट, स्लेट, मार्बल, सल्फर, ग्रेफाइट आदि ये कुछ प्रमुख खनिज हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर पाए जाते हैं। दोस्तों ज्यादा डेप्थ में इनको याद करने की जरूरत मुझे लगता नहीं है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा आइडिया जो है होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर कौन कौन से खनिज पदार्थ जो है वो मौजूद है। दोस्तों नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में हमारा ये जो लेक्चर है वो रहने वाला है। Jammu and Kashmir presents a variety of geographical regions, climate and vegetation which provide shelter to number of wildlife in the state। दोस्तों जब हमने स्टार्टिंग में जम्मू कश्मीर की जलवायु या जम्मू कश्मीर के क्लाइमेट को डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जम्मू जो है वो 3 अलग अलग टाइप्स के क्लाइमेट जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिलते हैं। दोस्तों जब जलवायु जो है वो अलग अलग प्रकार की है तो वही चीज को हमने देखा था फॉरेस्ट के अंदर। भैया उस जलवायु पर निर्भर करती हुई जो वनस्पति है, जो फ्लोरा है, वो भी जो है वो अलग अलग प्रकार का था। और उसी तरीके से दोस्तों जो फौना, जिसे हम कहते हैं कि भैया जो जानवर हैं, जो जीव जंतु हैं जम्मू कश्मीर के, उस जलवायु के कारण वो भी अलग अलग प्रकार के हैं। तो एक वाइड रेंज ऑफ
स्पीशीज जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद है, क्योंकि कुछ स्पीशीज जो है वो एक टाइप के क्लाइमेट को सूट में जो है वो जीवित रहती है, कुछ दूसरे में, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर वैरायटी ऑफ क्लाइमेट्स है, इस वजह से अलग अलग प्रकार की स्पीशीज जो है वो हमें यहाँ देखने को मिलती है। द वाइल्ड लाइफ इंक्लूड मैमल्स, बर्ड्स एंड सो ऑन। तो यहाँ पे मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं। नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन जम्मू कश्मीर प्रोवाइड ब्रिलियंट ऑप्शन फॉर वाइल्ड लाइफ टूरिज्म। दोस्तों वाइल्ड लाइफ टूरिज्म क्या है? आपने सुना होगा, मेडिकल टूरिज्म के बारे में सुना होगा आपने। मेडिकल टूरिज्म में क्या होता है कि भैया बाहर से लोग शिक्षा ग्रहण करने, माफ कीजिएगा, बाहर से लोग चिकित्सा संबंधित, स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं प्राप्त करने के लिए जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसे मेडिकल टूरिज्म कहा जाता है। उसी तरीके से दोस्तों वाइल्ड लाइफ टूरिज्म जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर काफी ज्यादा बेहतर बन सकता है। क्यों? क्योंकि भैया काफी ज्यादा यहाँ पर नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो मौजूद है। इसी वजह से दोस्तों वाइल्ड लाइफ वीक जो है वो मनाया जाता है हर वर्ष अक्टूबर के महीने में। जम्मू कश्मीर के अंदर वाइल्ड लाइफ वीक जो है वो मनाया जाता है। दोस्तों हम पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क्स की। तो नेशनल पार्क कौन कौन से हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद है, उनको हम देख लेते हैं। दोस्तों पहले जानेंगे नेशनल पार्क होता क्या है। भैया हमने बहुत बार सुना है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब चीजें होती क्या है, इनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इफ वी गो बाय द डेफिनेशन, नेशनल पार्क इज स्ट्रिक्टली अ रिजर्व्ड एरिया, पूर्ण रूप से आरक्षित क्षेत्र है, विच इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी। तो दोस्तों वन जीवन और उसी के साथ जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ दोनों को ही प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ आरक्षित क्षेत्र जो है उसे नेशनल पार्क कहा जाता है। Many activities like developmental forestry, poaching, hunting, grazing और cultivation are not permitted on this land। दोस्तों आप जानते हैं बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता या फिर वाइल्ड लाइफ, वन जीवन जो है वो हमको नेचुरली भी मिलता है, मतलब स्टार्टिंग से हमको नेचुरली ही मिल रहा था, लेकिन फिर क्यों जरूरत पड़ी नेशनल पार्क्स बनाने की? दोस्तों हमने इवेंचुअली देखा कि अपने प्राकृतिक सराउंडिंग्स में, नेचुरल सराउंडिंग्स में ये जो जीव जंतु थे, ये जो वाइल्ड एनिमल्स थे, ये जो वन जीवन था या फिर ये जो बायोडाइवर्सिटी थी, उसको किसी ना किसी तरीके का नुकसान हो रहा था। वो नुकसान क्यों हो रहा था दोस्तों? पोचिंग यानी कि शिकार करना, ग्रेजिंग एंड कल्टीवेशन, जानवरों द्वारा जो बायोडाइवर्सिटी है उसको खराब करना ग्रेजिंग करके, या फिर इंसान की जरूरत के लिए जानवरों का शिकार करके, पेड़ पौधों को उखाड़ करके उनके जो प्रोड्यूस है, जो कि उत्पाद होता है उनसे, उसको लेकर के जो एक नेसेसिटी और ग्रीड है ह्यूमन माइंड के अंदर, उस वजह से हमने देखा कि भैया वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी दोनों प्रभावित हो रहे थे। प्राकृतिक रूप में सबसे पहले ये चीजें मौजूद थी, जंगलों में थी, जंगलों को कोई प्रोटेक्ट नहीं करता था, फिर भी बायोडाइवर्सिटी अच्छे से फ्लरिश कर रही थी, वाइल्ड लाइफ जो है वो अच्छे से वहां पर मौजूद थी। लेकिन इवेंचुअली जब ह्यूमन ग्रीड बढ़ती गई तो यहाँ पर चाहे वाइल्ड लाइफ हो चाहे बायोडाइवर्सिटी हो, उसके सर्वाइवल पर जो है वो एक निशान, सवालिया निशान जो है वो लगना शुरू हो गया। इस वजह से हमें लगा कि भैया जरूरत है कुछ पर्टिकुलर रीजन्स ऐसे बनाए जाएं जिसमें हम अपनी बायोडाइवर्सिटी और अपनी जो जैव विविधता है और अपनी जो वाइल्ड लाइफ है, वन जीवन है, उसको सुरक्षित रख सके। और हमने देखा कि प्राकृतिक रूप से उनको किस किस चीज से खतरा था। तो भैया पोचिंग, हंटिंग, ग्रेजिंग, कल्टीवेशन, इन सभी गतिविधियों से उनको नेचुरल सराउंडिंग्स में जो है वो खतरा महसूस हो रहा था। इस वजह से हमने उनके लिए एक स्पेशल एरिया बनाया जिसे हमने नेशनल पार्क नाम दिया, और वहां पर वो सभी गतिविधियां जिनसे उनको नुकसान हो सकता था उनको हमने संपूर्ण रूप से रोक दिया। ये होता है भैया नेशनल पार्क। नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो नेशनल पार्क्स है वो हम देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले आता है हेमिज नेशनल पार्क। ये हेमिज नेशनल पार्क क्या है? इट इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर के लद्दाख इलाके में ये जो है, पूर्वी लद्दाख में ये हेमिज नेशनल पार्क जो है मौजूद है। करीब 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, 4400 वर्ग किलोमीटर, यानी काफी ज्यादा इलाका जो है वो इस हेमिज नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है। दोस्तों ये इतना बड़ा है कि भैया हिंदुस्तान का तो ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है ही, साथ ही इट इज नोन एज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन साउथ एशिया। दक्षिण एशिया में, पूरे के पूरे समूचे दक्षिण एशिया में हेमिस नेशनल पार्क जो है वो सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो है वो माना जाता है। एस्टैब्लिश्ड इन 1981, 1981 में इसको बनाया गया था। द पार्क इज कंसीडर्ड टू हैव हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ स्नो लेपर्ड देन एनी प्रोटेक्टेड एरिया इन द वर्ल्ड। हिम तेंदुआ या स्नो लेपर्ड जिसे कहते हैं, ऐसा माना जाता है कि भैया हेमिज नेशनल पार्क के अंदर स्नो लेपर्ड जो है उसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मौजूद है। बाकी सभी इलाकों में जहां पर स्नो लेपर्ड या हिम तेंदुआ देखने को मिलता है, उनके जो है कंपैरिजन में
जम्मू कश्मीर के हेमिस नेशनल पार्क के अंदर स्नो लेपर्ड जो है वो सबसे ज्यादा मात्रा में मौजूद है। एग्जाम के लिए क्वेश्चन हो सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ स्नो लेपर्ड्स। तो याद रखना है जम्मू कश्मीर का हेमिस नेशनल पार्क जो है वो उसका सही उत्तर है। The park is also famous for 400-year-old Hemis Monastery। हेमिस मोनेस्ट्री दोस्तों लद्दाख के अंदर हेमिस मठ जो है वो देखने को मिलता है, जो कि 400 साल पुराना बौद्ध मठ है। उस वजह से भी हेमिस नेशनल पार्क को जो है वो काफी ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त है। उसके अलावा इंदस एंड जंस्कार रिवर मीट एट पार्क्स बाउंड्री विच इज अ ब्यूटीफुल सीनिक व्यू। क्योंकि दोस्तों लद्दाख के अंदर है, और लद्दाख के बारे में अगर आप जानते हैं प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ वो इलाका है। और हम जब आपके साथ में रिवर्स और ड्रेनेज सिस्टम को जम्मू कश्मीर के अंदर डिस्कस करा था तो इंदस और जंस्कार रिवर्स की हमने बात करी थी। तो जहां पर ये इंदस और जंस्कार रिवर मिलते हैं बस उसी ही सीमा पर, उसी बाउंड्री पर ये हेमिस नेशनल पार्क मौजूद है, जिस वजह से इसकी जो सीनिक ब्यूटी है, प्राकृतिक सौंदर्य जो है, इसका प्राकृतिक दृश्य जो है वो बहुत ही ज्यादा मनमोहक हो जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे बड़ी है, सिर्फ भारत ही में ही नहीं साउथ एशिया में जो है काफी बड़ा एक नेशनल पार्क जो है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क इस हेमिस को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सेकंड इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जो है जम्मू कश्मीर के अंदर, उसका नाम है किश्तवाड़ नेशनल पार्क। तो किश्तवाड़ नेशनल पार्क जो है वो कहाँ है भैया? किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इट इज लोकेटेड इन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। द एरिया ऑफ पार्क इज अबाउट 425 स्क्वायर किलोमीटर। 425 वर्ग किलोमीटर का इलाका है, किश्तवाड़ जिले में ये मौजूद है। द पार्क वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1981। जम्मू कश्मीर का किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट जो है वो एरिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर का। तो भैया वहां पर ये किश्तवाड़ नेशनल पार्क जो है वो मौजूद है। द मेन एम ऑफ द पार्क इज टू प्रोटेक्ट स्नो लेपर्ड्स विच इज हाईली एंडेंजर्ड स्पीशीज। अगेन दोस्तों, हिम तेंदुआ जो है, स्नो लेपर्ड जो है, उसको कहीं ना कहीं संरक्षण प्रदान करना जो है इस किश्तवाड़ नेशनल पार्क का उद्देश्य है, क्योंकि वो अत्याधिक संकटग्रस्त प्रजाति है, हाईली एंडेंजर्ड, यानी कि बिल्कुल ऑन दी वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन जो है वो माना जाता है। इसलिए उसको जो है वो काफी ज्यादा प्रोटेक्शन देने की बात की जाती है। तो हेमिस नेशनल पार्क हो गया या किश्तवाड़ नेशनल पार्क हो गया, यहां पर स्नो लेपर्ड जो है उसको प्रोटेक्ट करने की जो है वो कोशिश की जाती है। तीसरा है दोस्तों डाचीगाम नेशनल पार्क। डाचीगाम नेशनल पार्क जो है अगेन जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद है। लोकेटेड फ्रॉम श्रीनगर, 22 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से। 141 स्क्वायर किलोमीटर, 141 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। द पार्क हैज बीन प्रोजेक्टेड सिंस 1910। इसको 1910 में बनाया गया था। इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय देन महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन द ईयर 1981। 1981 में इसको जो है वो बनाया गया था। 1910 से इस इलाके को जो है वो संरक्षित किया गया था। ये जो पूरा का पूरा इलाका था, नेशनल पार्क वहां पे बाद में बना है 1981 में, लेकिन 1910 से उस इलाके को जो है वो प्रोटेक्ट किया जा रहा था। क्यों? वहां की जो बायोडाइवर्सिटी है, वहां की जो वाइल्ड लाइफ है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस एरिया को जो है वो प्रोटेक्टेड एरिया 1910 से माना जा रहा था। और बाद में उसी इलाके में महाराजा हरि सिंह ने जो है ये नेशनल पार्क, जिसे हम डाचीगाम कहते हैं, वो एस्टेब्लिश। The fauna of this park include हंगुल स्टेट एनिमल और कश्मीरी स्टैग। कश्मीरी स्टैग जिसे हंगुल कहते हैं भैया, राज्य पशु है जम्मू कश्मीर का। तो वो हंगुल जो है वो हमको डाचीगाम सेंचुरी में देखने को, डाचीगाम नेशनल पार्क में देखने को मिलता है। एग्जाम के अंदर अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, हंगुल इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो भैया डाचीगाम के अंदर हमको हंगुल जो है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा 150 प्रजातियां हैं यहाँ पर पक्षियों की। तो काफी ज्यादा बर्ड रिच स्पीशीज जो है, बर्ड स्पीशीज रिच एरिया जो है इस डाचीगाम नेशनल पार्क को समझा जाता है। करीब 150 प्रजातियां यहाँ पे पक्षियों की है हमें देखने को मिलती है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों चौथे नेशनल पार्क की ओर, सलीम अली नेशनल पार्क। सलीम अली नेशनल पार्क जो है इट इज लोकेटेड इन श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों सलीम अली बर्ड सेंचुरी भी है, उसके साथ इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये सलीम अली नेशनल पार्क है, ये जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। इट इज लोकेटेड इन श्रीनगर। द एरिया ऑफ द पार्क इज अबाउट 9 स्क्वायर किलोमीटर। तो 9 वर्ग किलोमीटर का इसका पूरा का पूरा इलाका है। द अर्लियर नेम ऑफ दिस पार्क वाज सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। याद रखिएगा, पहले इसको सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता था। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क वाज नोन एज सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। तो 4 ऑप्शन होंगे, जिसमें एक ऑप्शन सलीम अली नेशनल पार्क। हमें याद रखना है कि सलीम अली नेशनल पार्क को पहले सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता। द पार्क वाज नेम्ड आफ्टर द रिनाउंड ऑर्निथोलॉजिस्ट एंड नेचुरलिस्ट मिस्टर सलीम मोयुद्दीन अब्दुल अली। सलीम मोयुद्दीन अब्दुल अली जो है, उनके नाम पर इस सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क का नाम बदल करके बाद में सलीम अली नेशनल पार्क जो है वो कर दिया गया था। श्रीनगर के करीब ये मौजूद है, 9 वर्ग किलोमीटर के इलाके में ये फैला हुआ।
आगे चलते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है काजीनाग नेशनल पार्क। काजीनाग राष्ट्रीय उद्यान या काजीनाग नेशनल पार्क जो है वो क्या है? काजीनाग और क्वाजीनाग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड ऑन द नॉर्थ बैंक ऑफ झेलम। तो झेलम नदी के किनारे पर जो है ये स्थित है। उत्तरी तट पर हम झेलम नदी के हमें ये देखने को मिलता है। इट इज वेरी क्लोज टू लाइन ऑफ कंट्रोल। तो नियंत्रण रेखा के यानी भारत पाक सीमा के बहुत ही करीब ये बारामूला जिले में देखने को हमको मिलता है। काजीनाग नेशनल पार्क करीब श्रीनगर से 70 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। काजीनाग नेशनल पार्क इज होम टू अबाउट 120 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। तो इसके अंदर काजीनाग नेशनल पार्क के अंदर भी करीब 120 प्रजातियां हमें पक्षियों की देखने को मिल जाती है। इसलिए दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। इसके अंदर हमने बात करी है हेमिस की, डाचीगाम की, काजीनाग की, सलीम अली। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क की हमने बात करी। अब बात कर लेते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो कहां कहां पर है? अ सेंचुरी इज a reserved area which is used for conservation of animals। तो दोस्तों नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में थोड़ा सा फर्क होता है। अगेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी जो है वो एनिमल्स की कंजर्वेशन के लिए बनाई जाती है। द बाउंड्रीज ऑफ सेंचुरीज आर नॉट वेल डिफाइंड एंड कंट्रोल्ड। बायोटिक इंटरफेरेंस इज परमिटेड। दोस्तों क्या होता है कि नेशनल पार्क के अंदर हमने पूरा का पूरा एरिया आइडेंटिफाई किया था। हमें मालूम था भैया कि हेमिस अगर है तो उसका पूरा का पूरा इलाका जो है वो 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी कि क्लियर कट बाउंड्री थी। वेयर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है उसमें क्लियर कट बाउंड्री जो है वो हमें देखने को नहीं मिलती है। वेयर ऐसे कोई स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की नहीं होती हैं। तो वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं है और कंट्रोल्ड बायोटिक इंटरफेरेंस इज परमिटेड। हमने देखा था कि भैया नेशनल पार्क के अंदर ना ग्रेजिंग अलाउड थी, ना हंटिंग अलाउड थी। किसी प्रकार का ह्यूमन इंटरफेरेंस, मानवीय हस्तक्षेप जो है वो उसकी अनुमति नहीं थी। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर एक तो क्लियर कट बाउंड्रीज नहीं है और उसके साथ ही कंट्रोल्ड बायोटिक इंटरफेरेंस जो है वो वहां पर परमिटेड है। ओनली सर्टन ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड। कुछ सिलेक्टिव, कुछ लिमिटेड एक्टिविटीज जो है, कुछ लिमिटेड गतिविधियों को वहां पे जो है वो अनुमति प्रदान है, जिसमें शामिल है हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर। वहां जाकर के लोग लकड़ी जो है वो इकट्ठा कर सकते हैं। कलेक्टिंग माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, कभी फल वल ले आए वहां से। एंड प्राइवेट ओनरशिप राइट्स अंटिल दिस कॉज एनी हार्म टू प्रोटेक्टेड एनिमल्स। वहां पर लोगों को जो है वो निजी अधिकार भी मिल जाते हैं जमीन के, लेकिन सिर्फ एक लिमिट तक के। भैया जी अगर किसी ह्यूमन इंटरेक्शन से जब तक कि जानवरों की प्रजाति को नुकसान नहीं हो रहा तो वहां पे लिमिटेड राइट्स जो हैं, लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो परमिटेड है। लेकिन एक पॉइंट पे अगर लगे कि भैया किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव, कोई नुकसान जो है वो वन जीवन या फिर वहां पर जो जानवर मौजूद हैं, जो पेड़ पौधे हैं या पक्षी हैं उनको हो रहा है, तो भैया जी उसको वहीं पर रोक दिया जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस जो है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर है। जम्मू कश्मीर के अंदर एक इंपॉर्टेंट है सुरिंसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इट इज लोकेटेड 58 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सिटी। दोस्तों आपको याद होगा लेक्स के अंदर हमने सुरिंसर और मानसर झील की बात करी थी जम्मू के अंदर। जम्मू से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर ये झील जो है वो मौजूद है। तो दो झीलें हैं जो कि मिल करके थोड़े से डिस्टेंस पे है एक दूसरे से, लेकिन उसके बीच का जो इलाका है वो मिल करके ये मानसर सुरिंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाता है। करीब करीब 100 वर्ग किलोमीटर में ये पूरा का पूरा इलाका फैला है। दीज आर टू लेक्स। दिस सेंचुरी गॉट इट्स नेम फ्रॉम दीज टू लेक्स। तो दो झीलें हैं, मैंने आपको बताया था मानसर और सुरिंसर, जिनसे के मानसर सुरिंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अपना नाम जो है वो मिलता है। 1981 1981 में ये मानसर सुरिंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो बनाई गई थी। फिर आती है दोस्तों जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जसरोटा वन जीवीय अभ्यारण्य। ये कहां पर है? लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर उज। दोस्तों मैंने आपको बताया था उज नदी के बारे में। रावी नदी की सहायक नदी है, जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में मौजूद है। तो उस उज नदी के किनारे पर एक गांव है जसरोटा। तो नॉर्थ वर्ड विलेज ऑफ जसरोटा, वहां पर ये जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो मौजूद है। इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 25.75 स्क्वायर किलोमीटर। करीब करीब 26 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैली हुई है। 1987 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है is rich in flora which is dominated by bamboo plantation। वनस्पति यहाँ पर काफी ज्यादा हमको मिलती है, जिसमें बांस के जो वृक्ष हैं या बांस वृक्ष रोपण जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। कहां पर? ये जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के अंदर उज नदी के किनारे मौजूद है।
फिर है दोस्तों गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जानते हैं भैया, गुलमर्ग नाम से हम समझ जाएंगे कहाँ मौजूद होगी भैया। इट इज लोकेटेड अप्रोक्सीमेटली 48 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर। गुलमर्ग के अंदर ये मौजूद है। ब्लेस्ड विद इमेंस नेचुरल ब्यूटी, दिस पैराडाइज एरिया स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 180 स्क्वायर किलोमीटर। दोस्तों आपने सुना होगा पहलगाम, गुलमर्ग बहुत ही खूबसूरत इलाके हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर ये दोनों इलाके स्थित हैं। वहां पर गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि बहुत ही प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1987, 1987 में इसको बनाया गया था। दिस सेंचुरी इंक्लूड्स गुलमर्ग बायोस्फीयर रिजर्व। याद रखिएगा दोस्तों, गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर हमको देखने को मिलता है क्या, गुलमर्ग बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है जी। तो गुलमर्ग बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो हमारा गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ही पार्ट है। तो ये एक इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दोस्तों। मानसर सुरिनसर जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गुलमर्ग बायोस्फीयर रिजर्व। द बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड एन एल्टीट्यूड ऑफ 2400 मीटर्स टू 4300 मीटर। समुद्र तल से करीब 2500 मीटर की ऊंचाई से लेकर के 4300 मीटर की ऊंचाई तक ये हमको देखने को मिलती है। इन श्रीनगर इट इज अ होम ऑफ सेवरल रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज सच एज मस्क डियर। कस्तूरी मृग जिसे कहा जाता है दोस्तों, कस्तूरी मृग जो है वो विलुप्त होती जा रही प्रजातियों में शामिल है। मस्क डियर जो है वो यहाँ पर इस गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हमको जो है वो देखने को मिलता है। फिर है दोस्तों ओवेरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहां पर है, इट इज लोकेटेड इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। तो ओवेरा अरू जो है वो अनंतनाग जिले में जो है वो देखने को मिलती है। इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 425 स्क्वायर किलोमीटर, 425 वर्ग किलोमीटर का ये इलाका है, जो कि 1987 में बनाया गया था। द सेंचुरी कंपासेस ओवेरा अरू बायोस्फीयर रिजर्व विच इज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड। तो बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेस है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिसको मान्यता प्राप्त है, ग्लोबल इंपॉर्टेंस है, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है इस ओवेरा अरू बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की। द बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 3000 मीटर्स टू 5425 मीटर्स अबव सी लेवल। यानी कि ये सभी दोस्तों, ये अनंतनाग जिला हो गया, गुलमर्ग हो गया, ये समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर मौजूद है। तो ये जो ओवेरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये करीब 3000 मीटर से लेकर के 5425 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई पर मौजूद है। फिर आती है दोस्तों काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। काराकोरम, इट इज अ हाई एल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ काराकोरम रेंज इन लद्दाख। तो दोस्तों काराकोरम पर्वतीय श्रृंखला में लद्दाख लेह के अंदर ये काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो देखने को मिलती है। बीइंग द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 5000 स्क्वायर किलोमीटर। 5000 वर्ग किलोमीटर के इलाके में इसका एरिया जो है वो फैला हुआ है। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1987। Sanctuary is one of the few places which has migratory population of चिरू और तिब्बतियन एंटेलोप। दोस्तों चिरू या तिब्बतियन एंटेलोप के बारे में सवाल जो है पूछा गया है कि एग्जाम में, यूपीएससी के अंदर में पूछा गया है कि भैया ये चिरू या तिब्बतियन एंटेलोप जो है वो कहां मिलता है। तो ये यहां पर हमको काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, लेह के अंदर देखने को मिलता है। तो ये भैया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। चिरू एंटेलोप या तिब्बतियन एंटेलोप जिसे कहते हैं, वो हमको देखने को मिलता है काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो मानी जाती है। उसके बाद आती है दोस्तों चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो चांगथांग वन जीव अभ्यारण्य क्या है, इट इज अ कोल्ड डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। लद्दाख लेह के अंदर मौजूद है और ठंडे रेगिस्तान के रूप में इसको जाना जाता है। इन द ईस्ट ऑफ लेह डिस्ट्रिक्ट एंड एनक्लोजेस टू हाई एल्टीट्यूड लेक्स पैंगोंग सो एंड सो मोरीरी। अगेन दोस्तों हमने बात करी थी पैंगोंग सो की, सो मोरीरी की, जब हमने झीलों की बात करी थी जम्मू कश्मीर में। सो मोरीरी जो है वो रामसर साइट है, उसके अलावा सोकर लेक जो है लद्दाख की वो रामसर साइट है। लेकिन पैंगोंग सो और सो मरीरी झीलों के इलाके में ये जो है चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमको देखने को मिलती है। इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 4000 स्क्वायर किलोमीटर, करीब 4000 वर्ग किलोमीटर का इलाका है। 1987 में इसे भी जो है वो बनाया गया। इट इज अ पार्ट ऑफ हिंदू कुश हिमालयाज। हिंदू कुश के हिमालयाज जो है वहां उसका ये हिस्सा है, करीब 14000 से 19000 अबव मीन सी लेवल। तो भैया जी समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर स्थित है। इंदस रिवर पासिंग थ्रू दिस सेंचुरी डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स। तो इंदस नदी जो है इस सेंचुरी से दोस्तों अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से इंदस रिवर जो है वो होकर के गुजरती है या उसको डिवाइड करती है। तो याद रखिएगा चांगथांग, छोटी छोटी डिटेल्स है दोस्तों। इंदस रिवर पास डिवाइड्स विच ऑफ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इनटू 2 हाफ्स। चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोस्तों याद करने रखिएगा कि अगर इंदस रिवर की बात है तो जरूर वो वही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी जो लेह के अंदर मौजूद है। काराकोरम है, चांगथांग है,
तो भैया जी हमने याद रखना है कि चांगथांग जो है उसके बीचों बीच से जो है वो इंडस नदी होकर के गुजरती है। इट हैज मेनी लेक्स एंड स्विम्स, अराउंड 200 स्पीशीज ऑफ वर्ल्ड प्लांट्स एंड वाइल्ड प्लांट्स आर फाउंड है। तो करीब 200 से ज्यादा जंगली पौधों की प्रजातियां हमको चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखने को मिलती है। फिर आती है दोस्तों नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इट इज लोकेटेड अबाउट 38 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू ऑन नेशनल हाईवे 1A। तो नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग 1A जो कश्मीर से को कनेक्ट करता है पूरे हिंदुस्तान के साथ में, वहां पर ये आपको नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो देखने को मिलती है। करीब 34 किलोमीटर या 33.34 वर्ग किलोमीटर में ये फैली हुई है। 1981 में इसको बनाया गया था। द सेंचुरी इज नेम्ड आफ्टर नंदनी विलेज। तो वहां पास ही में नंदनी गांव एक है, तो भैया नंदनी गांव के नाम पर इस नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जो है वो बनाया गया। द सेंचुरी इज कवर्ड विद फॉरेस्ट ऑफ फर एंड पाइन ट्रीज। तो दोस्तों देवदार के पेड़ों के साथ में ये देखने को मिलते हैं यहाँ पे इस नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। इट इज अ होम टू लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ मैमल्स एंड बर्ड्स। तो भैया जी बहुत सारी मैमल्स और बर्ड्स जो हैं उनकी प्रजातियां जो कि विलुप्त होने की कगार पर हैं वो हमको नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को देखने को मिलती है। के बाद आती है दोस्तों राज परियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये राज परियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? अगेन लोकेटेड इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। तो श्रीनगर से करीब 85 किलोमीटर दक्षिण की ओर ये जो है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिलती है। 20 वर्ग किलोमीटर के इलाके में ये फैली हुई है। 2002 में इसे बनाया गया था। द वेजिटेशन टाइप प्रेजेंट इन दिस सेंचुरी इंक्लूड्स डेंस कॉनिफेरस फॉरेस्ट एंड सब एल्पाइन पास्चर्स, यानी कि घने शंकुधारी वन और उप अल्पाइन चाराग्रह पास्चर जिसे हम कहते हैं वो हमको देखने को मिलते हैं इस राज परियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दोस्तों हमने नेशनल पार्क्स की बात करी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को देखा। अब देखते हैं कि भैया जिस प्रकार से वन जीवन को बचाने के लिए कुछ इनिशिएटिव सरकार द्वारा लिए गए थे, उसी तरीके से जो वाइल्ड लाइफ है उसको बचाने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव जो है वो लिए गए हैं। तो इनिशिएटिव फॉर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, तो जम्मू कश्मीर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट जो है, जिस प्रकार से हमने देखा था जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है, उसी तरीके से जम्मू कश्मीर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट जो है वो मौजूद है। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश्ड इन 1978। It aims to provide protection to flora and fauna and also to manage protected areas of Jammu and Kashmir। जम्मू कश्मीर में वनस्पति और जीवों के संरक्षण, उनको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य ये करता है, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में जो संरक्षित क्षेत्र हैं उनका प्रबंधन भी जो है वो जम्मू कश्मीर वन जीव संरक्षण विभाग द्वारा किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, वो क्या है? टू मैनेज एंड इंप्रूव द प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ स्टेट। दोस्तों प्रोटेक्टेड एरियाज से हमारा संबंध है वो सभी एरिया जो कि वाइल्ड लाइफ के लिए प्रोटेक्ट किए गए हैं या फिर आरक्षित किए गए हैं। तो भैया जी उन इलाकों को जो है वो मैनेज करना, उनका प्रबंधन करना और उनमें सुधार करना जो कि प्रोटेक्टेड एरियाज है। टू कंडक्ट ड्राइव्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एंटी पोचिंग एंड एंटी स्मगलिंग। किसी भी प्रकार की अवैध तस्करी अगर की जा रही है वन उत्पाद की, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, उसको अगर किसी भी प्रकार से हमें लगता है कि भैया उसको स्मगल या उसकी तस्करी जो की जा रही है या फिर शिकार जो है इन इलाकों में किया जा रहा है, तो उसको रोकने का कार्य करता है ये जम्मू कश्मीर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट। टू फॉर्मुलेट एंड इंप्लीमेंट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्लान्स। भैया वन जीवन की सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए योजनाएं तैयार करनी है। टू कंडक्ट रिसर्च एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड टू प्रोवाइड अवेयरनेस एंड नेचर एजुकेशन। जागरूकता और प्रकृति के प्रति शिक्षा जो है वो प्रदान करने का काम जो है वो जम्मू कश्मीर वन संरक्षण विभाग का जो है वो दायित्व है। इसके अलावा दोस्तों स्नो लेपर्ड या हिम तेंदुआ की मैंने आपके साथ बात करी थी। तो हिम तेंदुआ जो है वो दुनिया भर में काफी सिलेक्टेड जगहों पे पाया जाता है, जिसमें कि जम्मू कश्मीर के अंदर हेमिस नेशनल पार्क हो गया, किश्तवाड़ नेशनल पार्क हो गया, वहां पर इसको देखने को मिलता है। तो इस वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड जो है वो चलाया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 2009 में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड जो है वो चलाया गया था। कहां पर दोस्तों? जहां जहां पर स्नो लेपर्ड या हिम तेंदुआ हमें देखने को मिलता है, तो ये हमें जो है वो हिमालयन स्टेट्स में, जम्मू कश्मीर प्लस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देखने को मिलता है। तो भैया जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, यानी कि जो हिमालयन स्टेट्स है हमारी, अगर हम हिमालय की जो है वो डायरेक्शन देखें हिंदुस्तान के अंदर, तो जम्मू कश्मीर से हिमाचल, उत्तराखंड, उसके बाद में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, तो वो पूरा का पूरा स्ट्रेच जो है वहां हमें स्नो लेपर्ड जो है वो देखने को मिलता है। तो उन सभी इलाकों में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड जो है वो भारत सरकार द्वारा चलाया गया था। द एम ऑफ द प्रोजेक्ट इज टू सेफगार्ड एंड कंजर्व इंडियाज नेचुरल हेरिटेज एंड हाई एल्टीट्यूड प्रे वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एंड देयर हैबिटेट। तो भैया जी ऊंच ऊंचाई पे रहने वाला ये हिम तेंदुआ, इसकी सुरक्षा करना और इसके पर्यावरण की, इसकी प्राकृतिक विरासत की संरक्षण करना जो है वो इस प्रोजेक्ट टाइगर स्नो लेपर्ड का जो है वो उद्देश्य रहा है।
इट एम्स टू प्रोवाइड कंजर्वेशन थ्रू पार्टिसिपेटरी पॉलिसीज एंड एक्शंस। तो भागीदारी नीतियां लोगों को साथ जोड़ करके, लोगों को जो है वो पार्टिसिपेट करवा करके प्रोटेक्शन जो है और पॉलिसीज जो है वो लेकर के आना, ताकि जो स्नो लेपर्ड है, जो हिम तेंदुआ है, उसकी सुरक्षा और संरक्षण जो है वो हो सके। The actions include habitat improvement through pasture development, patrolling, micro level planning and economical developmental activities। तो भैया जी, इसके पर्यावरण में विकास करना, सो दैट स्नो लेपर्ड को बचाना है, तो भैया उसका पर्यावरण जहां पे वो रहता है, जहां पे वो शिकार करता है, उस पूरे के पूरे एरिया को जो है वो सुधार करना का काम जो है वो करना पड़ेगा। द स्टेट हैज अबाउट 60% ऑफ प्रोजेक्ट एरिया एंड 60 to 65% ऑफ स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन। तो दोस्तों, स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट का 60% एरिया जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद है, और देश भर के में जितने भी हिम तेंदुए हैं, उसके 60% हिम तेंदुए जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिलते हैं। इस वजह से ये जो प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, एक और इनिशिएटिव है जिसे प्रोजेक्ट हंगुल के नाम से जाना जाता है। प्रोजेक्ट हंगुल, हंगुल हम जानते हैं कश्मीरी स्टैग भी कहा जाता है, स्टेट बर्ड है, स्टेट एनिमल है जम्मू कश्मीर का। तो इसको IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड द्वारा जो है प्रोटेक्शन इसको जो है वो प्राप्त है। तो प्रोजेक्ट हंगुल जो है वो जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा चलाया गया था। अंगुल जो है एनिमल स्पीशीज कम अंडर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड जम्मू कश्मीर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1970। तो दोस्तों, हिंदुस्तान में जो वन जीवन की सुरक्षा करने के लिए अधिनियम है, और जम्मू कश्मीर के अंदर जो अधिनियम है, उसके तहत इस अंगुल को या कश्मीरी स्टैग को जो है वो मान्यता प्राप्त है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी प्रजाति भी जो है वो विलुप्त होती जा। दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। हमने प्रोजेक्ट हंगुल की बात करी, हमने स्नो लेपर्ड प्रोटेक्शन की बात करी। द पॉपुलेशन ऑफ हंगुल इंक्रीज टिल 2009। तो 2009 तक हमने देखा कि निरंतर जो पॉपुलेशन है इस हंगुल की वो बढ़ती गई। उसके बाद में इसकी पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन कर गई। एज पर द लेटेस्ट सेंसस 2017 में जो सेंसस हुआ था, उसमें देखा गया कि भैया हंगुल जो है उसकी पॉपुलेशन जो है वो काफी हद तक जो है वो डिक्लाइन करी है, काफी ज्यादा गिरावट जो है उसकी पॉपुलेशन में आई है।